हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कुबला खान पोएम और इंट्रोडक्शन बात करेंगे। ये यूनिट 3 है, सॉरी 30 है, MEG 1 है एंड ब्लॉक 6 है। कुबला खान स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। रिटन इन 1797, कुबला खान वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, मतलब लिख दी गई थी 1797 में, बट पब्लिश हुई है 1816 में, at the request of Lord Byron in 1816. So it was published at the request of Lord Byron in 1816. The book contained an introduction which throws light on the circumstances that prompted the poet to write the poem. किन circumstances में poet ने ये poem लिखी थी, तो अभी बताते हैं। In the summer of year 1797, the author, then in ill health, had retired to a lonely farmhouse between Porlock and Linton on the Exmoor confines of Somerset in Devonshire. उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो फार्म हाउस में गए थे, है ना। इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ स्लाइट indisposition, and anodyne had been prescribed, from the effect of which, तो क्या हुआ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें एक पेन किलर दिया गया, from the effect of which he fell asleep in his chair at the moment that he was reading the following sentences. तो उससे उनको नींद आ गई और वो चेयर पे ही बैठे बैठे सो गए। एंड वो उस टाइम पे कौन सी रीडिंग कर रहे थे, क्या सेंटेंसेस वो रीड कर रहे थे। सो ही वॉज रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस और वर्ड्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इन परचेज पिलग्रिमेज। तो वो क्या कर रहे थे, ही वॉज रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन परचेज पिलग्रिमेज। ये एक बुक है, उसमें से वो ये पढ़ रहे थे। हियर द खान कुबला कमांडेड अ पैलेस टू बी बिल्ट एंड अ स्टेटली गार्डन thereunto means in addition to that, मतलब वो महल के साथ साथ उनको गार्डन को भी बनाने के लिए कमांड किया गया था, कुबला खान ने कमांड किया था। And thus 10 miles of fertile ground were enclosed with a wall. The author continued for about 3 hours in a profound sleep, at least of the external senses, during which time he had the most vivid confidence that he could not have composed less than from 200 to 300 lines. उनको नींद आ गई, ये पढ़ते पढ़ते 3 घंटे के लिए वो सोए रहे, और जब वो सोए ना तो उनको ये सब विजुलाइज हुआ, ये सब देखा उन्होंने उस टाइम पे, उस नींद में कम से कम 200 या 300 लाइनें लिखी, है ना। जो कुछ उन्होंने देखा उन लाइनों को उन्होंने लिखा। इफ़ दैट इंडीड कैन बी कॉल्ड कॉम्पोजिशन इन विच ऑल द इमेजेस रोज अप फ्रॉम हिम एज थिंग्स, मतलब उनको ऐसी ऐसी इमेजेस दिखाई दी कि बाद में उन्होंने उन इमेजेस के बारे में लिखा। विथ अ पैरेलल प्रोडक्शन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट impressions without any sensation or conscious of effort. On waking, he appeared to himself to have a distinct recollection of the whole, and taking his pen, ink and paper, instantly and eagerly wrote down the lines that are here preserved. तो जो उनके दिमाग में था ना, फटाफट से उन्होंने पेन लिया, इंक ली और पेपर लिया और लिखना शुरू कर दिया। At that moment he was unfortunately called out by a person on business from Porlock and detained by him above an hour. तो उसी टाइम पे जब वो लिख रहे थे तो बीच में एक आदमी आया, है ना, उनसे कुछ काम था उस आदमी को, तो उन्होंने अपना काम रोक दिया 1 घंटे के लिए। And on his return to his room found to his no small surprise and mortification that, though he still retained some vague and dim recollections of the general purport means substance of the vision, yet with the exception of some 8 or 10 scattered lines or images, all the rest had passed away like the images on the surface of a stream into which a stone has been cast, but alas, without the after restoration of the later. तो जब वो आदमी आया
और कुछ टाइम के लिए वो उससे उनको कुछ काम था या उसको उनसे कुछ काम था, तो वो करके जब वो वापस अपने रूम में आए ना, वापस अपने कमरे में आए, तो उनको वो सब भूल गया और कुछ वेग इमेजेस रह गई, कुछ धुंधली धुंधली यादें उनको रह गई। तो उन्होंने वो लिखी और जितना भी उनके माइंड में जितनी भी इमेजेस थी वो ऐसे धुंधली पड़ गई, ऐसे ख़त्म हो गई जैसे कि किसी स्ट्रीम में जब हम पत्थर, हमें अपनी छवि दिखती है ना, फिर हम पत्थर मार देते हैं, उस पर पत्थर रख देते हैं या मारते हैं उसकी तरफ, तो वो छवि एकदम धुंधली सी ख़राब हो जाती है ना वो, और वो कभी वापस नहीं आती, और वो वापस नहीं आई। ये बोल रहे हैं कि उनके दिमाग में जो इमेजेस थी वो वापस नहीं आई। सो कॉलेज सेज दैट द पोएम इज़ अ फ्रेगमेंट। तो पोएम जो है ना वो फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट मीन्स अधूरी है, एंड दैट टू ऑफ अ ड्रीम। ही हाँ, फ्रेगमेंट है वो और ड्रीम की एक पोएम है वो। ही सीम्स टू बी apologetic about it, as if trying to say that the reader should not take it very seriously, should not look for any deeper meaning or wider suggestion। तो वो कहते हैं कि अब मुझे माफ़ करें, बिकॉज इससे आपको पूरी की पूरी पोएम नहीं मिल रही ना, तो जब तक आपको पूरी पोएम नहीं मिलती तब तक आपको उसका निष्कर्ष नहीं मिलता, मीनिंग नहीं मिलता, तो वो उन्हें माफ़ करें, लोग उन्हें माफ़ करें जो रीडर इसको पढ़ेंगे। एंड a moral boon of heightened imagination can cause such embarrassment in its creator. It is not a poem of statement or communication of an idea, but one of imaginative exploration। तो ये पोएम है क्या है ये पोएम, है ना, ये एक स्टेटमेंट है, एक आइडिया जो उनके दिमाग में आया या उनकी इमेज आई, उसकी एक स्टेटमेंट है, एक कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारे तक कि वो उनके दिमाग में क्या आया। बट वन इट इज़ नॉट अ पोएम ऑफ स्टेटमेंट और कमिटमेंट कम्युनिकेशन ऑफ एन आइडिया। सॉरी, ये जो पोएम है इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट्स कुछ डायरेक्टिक पोएम्स होती हैं ना, कुछ मॉरल होता है, कुछ होता है, वैसी नहीं है, या कोई कम्युनिकेट, वो कोई आइडिया कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं हमें। आई एम सो सॉरी, पहले मैंने गलत बोल दिया। ये जो पोएम है वन ऑफ इमेजिनेटिव एक्सप्लोरेशन, कि किसी की इमेजिनेशन है, ये किसी की इमेजिनेशन के बारे में बताई गई है। इट इज़ वन ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन, है ना, कितना आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो बताई गई है। एंड द रिलेशन बिटवीन द, देखो, इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक क्रिएशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल एंड द सुपर नेचुरल, क्योंकि इसमें सुपर नेचुरल चीज़ें भी बताई गई हैं। इट इज़ अ पोएम इक्वली पावरफुल ऑन इट्स लिटरल एंड सिम्बॉलिक लेवल। जब हम इसको सीधा सीधा पढ़ते हैं ना तब भी हमें इसकी बातें समझ में आती है, लेकिन ये सिम्बॉलिक पोएम है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कुछ और चीज़ों के लिए सिम्बोलाइज करती हैं, और चीज़ों से अवगत करवाती हैं। सो इट is a poem equally powerful on its literal and symbolic levels. Obliterating means destroying with perfect ease the distinction between the common and the strange। देखो, इसमें जो common और strange है ना वो एक जैसा ही लग रहा है, इसमें immediate and remote भी एक जैसा ही लग रहा है, and the worldly and other worldly भी एक जैसा ही लग रहा है। कोई distinction इसमें हमें नज़र नहीं आ रही है इस पोएम में। जब हम इसको पढ़ते हैं तो strange भी वही है, strange है ना, और worldly, unworldly, कॉमन, स्ट्रेंज, सब जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। Obviously, there are three parts in the poem. In the 36th line, first part, the poet describes the pleasure palace of Kubla Khan, an emperor in ancient China. It has 3 stanzas of 10, 20 and 6 lines respectively. It is on the nature and quality of that art, which reflects the life and its strange, unintelligible complexities। मतलब ये इसका मतलब है कि जिसको समझना है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, अनइंटेलिजिबल कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो ये नेचर पे है, क्वालिटी ऑफ आर्ट पे है, एंड जो कि बताती है लाइफ को और इसकी स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बता रहा है। द सेकेंड एंड द थर्ड पार्ट आर इन वन स्टेंजा।
the second covering 5 lines, and the third part the remaining 30 lines. In the second part में the poet is referring to an Abyssinian singing girl whom he had seen in a vision. It is about art that transcends, that goes beyond life. The third and final part creates a picture of an inspired poet who can bring about a revolution in the world, a yogi who can change the meaning of life. Here is art that can change life and the world. Now we are talking about the substance. Kubla Khan, an ancient substance मतलब ये किस बारे में लिखी गई है ना, इसमें क्या क्या है. कुबला खान एन एंशियंट पावरफुल किंग ऑफ चाइना वंस ऑर्डर्ड द, ये कहानी है एक कि क्या कहानी है, मतलब कौन था कुबला खान, कौन था, ये सब बताया गया इसमें. कुबला खान एन एंशियंट पावरफुल किंग ऑफ चाइना वंस ऑर्डर्ड द बिल्डिंग ऑफ अ मेजेस्टिक प्लेजर हाउस इन Xanadu. Elf, the secret river, ran through Xanadu, making it a fertile land. The course of the river. अच्छा, मैं एक बात बोलती हूँ, इसको मैं पढ़ती रहूँगी और आप इसको इमेजिन करते रहना, है ना. तो ये सेटिंग टाइप है सब्सटेंस, है ना. तो आप इसको इमेजिन करना कि आपको आपके सामने वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी. तो मैं इसको फिर से पढ़ूँगी और आप जस्ट इसको अपनी विजुलाइज करना या देखना, इसको अपने माइंड में आपको समझ में आने लगेगी, चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी. Kubla Khan, an ancient powerful king of China, once ordered the building of a majestic pleasure house in Xanadu. Elf, the sacred river, ran through Xanadu, making it a fertile land. The course of the river was through dark and immeasurable caverns, means caves, and finally it fell into a dark sea. The land, 10 miles in perimeter, was fertile and it was well fenced with walls and towers. It had bright gardens, winding streams, and मतलब मुड़ती हुई streams, and fragrant trees bearing sweet-smelling flowers. There were forests as old as hills, in the midst of which there was green grassy patches of land, bright with sunshine. The most remarkable thing here was a deep, mysterious chasm. Chasm means khai, which went down the hill covered with cedar trees. It was a savage and desolate place, but khali jagah, like one who would imagine to be the haunt of a woman in mad love with a demon, coming here in the light of waning moon, waiting for him, though he has left her with after having made love with her. A powerful spring of water gushed forth from this gorge. है ना. Deep down there was an incessant turmoil, as if never stopping turmoil, as if the earth was breathing fast. And this panting of the earth resulted into a big throw of water, which carries along with it big and small chunks of stone, like rebounding hail or scattered grain when beaten by the thresher. Thresher से जब हम वो गेहूँ को वो करते हैं ना, थ्रैश करते हैं ना, बीट करते हैं, तो कैसे उसकी वो जो दाने होते हैं उछल के गिरते हैं, वैसे ही ये बताया है कि झरना है और वो पानी ऐसे गिर रहा है और पानी के स्प्लैशेस जो हैं बूंदें इधर उधर जा रही हैं. द फाउंटेन देन केम आउट विद दीज रॉक्स and stones took the form of the sacred river. Elf, which followed a meandering path through wood and valley and reached the deep and dark caverns, and then fell with noise in the lifeless ocean. And in this tumult, Kubla Khan heard the voices of ancestors professing वॉर. प्रोफेसी करते हैं ना, वो मतलब पहले से बताते हैं कि हाँ अभी वॉर होने वाला है. हाँ, destruction of this idyllic place and palace. idyllic place and palace. Now the shadow of the dome of this pleasure house fell on the waves in the middle of the river. Many notes from the fountain and the caves resounded and got mixed. The orchestric
The orchestric effect was miraculous, and no less miraculous was the sight of the pleasure dome that stood on caves of ice with domes flooded with sunshine. Now, the poet is reminded of a vision he once had. It was of an Abyssinian maid who played on her dulcimer. Dulcimer एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, and sang to Mount Apora. Her sympathy and song were her symphony and song. Symphony is also song were so excellent that if the poet could revive that in his poetry, he would enjoy heavenly bliss and create art as charming as Kubla Khan's palace. His music would then create the embodiment of the mystery in God's universe, the mystery of contraries woven together, the dichotomy of light and darkness, life and death, the sunny dome and caves of ice. Such great poetry brings about a great change in man's thoughts and attitude. Great poets are true revolutionaries. In their poetry lies the message of change and rebirth. Ordinary people are usually conservative. They dread uh, means great fear. है ना? They dread changes. They are afraid of great poets. They want to imprison them or to make them ineffectual. They try to fan up popular sentiments against them. They know that the great poets are nourished by heavenly bliss and benediction means आशीर्वाद. Benediction means आशीर्वाद. Now इसमें ना हमने ये कर लिया. Next video में we are going to do interpretation and as a romantic poem इसको हम पढ़ेंगे कि ये as a romantic and supernatural elements भी हम we are going to do. Okay. Thank you so much.